दोस्तों जो टॉपिक है वो है गिग अर्थव्यवस्था। ध्यान से समझिएगा। अभी क्या है ना, ये बेसिकली अगर बात करें हाल ही में अगर 2 से 3 साल के अंदर न्यू टर्म के रूप में निकला है। तो यूपीएससी के लिए हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले इस चीज़ को समझते हैं। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू टर्मिनोलॉजी है। द हिंदू ने काफ़ी कुछ गिग के ऊपर लिखा, इवन द इंडियन एक्सप्रेस ने अगर हम बात करें तो उसने भी काफ़ी कुछ जो है डिटेल के अंदर लिखा है। तो एक तो न्यू टर्मिनोलॉजी इसके कारण इंपॉर्टेंट है, और अभी जिस तरह से लेटेस्ट ट्रेंड आज के समय आफ्टर अगर हम बात करें इंटरनेट इम्पैक्ट भी अगर हम बात करें, जिस तरह से जियो ने जब डेटा फ्री किया, मतलब 2 GB पर डे के हिसाब से, तो उसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा ऐप बेस जो टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रांति हमें जो है देखने को मिली है। तो एक तो न्यू टर्मिनोलॉजी और ऊपर से लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से जो है न्यूज़ में है, मतलब जो चीज़ें चल रही हैं, तो इसके कारण यहाँ से हो सकता है कि यूपीएससी चाहे तो क्वेश्चन घुमा फिरा के बना सकता है। समझा? इसलिए हमने इस टॉपिक को इसके अंदर रखा, और हमने उतना ही कवर किया है जितना जरूरी है। मैं यहाँ पे प्रो कॉन्स नहीं दिखाने वाला। जस्ट हम पीटी के लिए जितनी फाइट हमें हमें जरूरत है, जितना हम कर सकते हैं, उतनी ही हमारे लिए मैं इसमें हाथ दिखाने की जो कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। तो पहले हम समझेंगे गिग अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखो, जैसे आपने देखा होगा ओला, उबर, लाइक फूड पांडा, स्विगी, जोमेटो, इवन डिलीवरी ऐप जो भी होते हैं, मतलब आपने देखा होगा कि ये बेस लोग क्या होते हैं। जैसे कि देखो, ओला, उबर उबर के बाद जैसे हम लोग भी दिल्ली के अंदर ओला में बैठते हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि सर 20 to 25% जो कमीशन होता है, मान लो एक राइड का अगर उनको 500 मिल रहा है, तो इसका 25%, ठीक है, इसका 25% जो है वो अगर बात करें तो वो काट लेता है, और बाकी का जो पैसा जो होता है वो ओला ड्राइवर को मिल जाता है। अब ओला ड्राइवर जब है तो भी कार भी उसी की, पेट्रोल भी उसी का, मेंटेनेंस भी उसी की, सारी चीजें उसी की। भाई ऐप ने उसको सेल्स दी, मतलब यही हुआ ना, ऐप ने उठा के उसको सेल दे दी कि भी ठीक है भाई, कस्टमर दे दिया, उसने अपना कमीशन काट लिया, दैट्स इट। अब उसके बाद इसका काम था तो डेली बेसिस से मंथली बेसिस पे ही चलता है, राइट। लेकिन आप नोटिस करें ड्राइवर यहाँ पर फ्री है। अगर वो इन ऐप में जाके लॉग इन करेगा, जब भी जाके उसको ऑर्डर मिलेंगे, मतलब जो भी ड्राइवर्स मिलेंगे, मतलब कस्टमर्स मिलेंगे, पैसेंजर मिलेंगे, अगर वो उससे लॉग आउट हो जाता है तो वो काम छोड़ सकता है। भाई मान लो किसी का मन नहीं है, भाई मान लो बीमार है, नहीं करना चाहता, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ, आप जितना काम करेंगे आपको उतना पे मिलेगा। ये सेम अमेरिकन कल्चर है। अगर हम बात करें तो अमेरिकन कल्चर में भी यही है कि आप जितना काम करेंगे उतना ही पे मिलेगा, उससे ज्यादा पे आपको नहीं मिलेगा। वहां पे कोई फिक्स या मंथली टाइप की चीजें नहीं होती। तो अभी कंसर्न इसमें ये निकल के आया, पहले कंसर्न को भी समझ लेते हैं। वो ये कहते हैं कि इनका सोशल सिक्योरिटी का क्या। अब मान लो भाई एक ओला ड्राइवर है, उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, अगर वो बीमार पड़ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। भाई इतना पैसा तो है नहीं कि प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे। कंसर्न भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस केस के अंदर गिग इकोनॉमी आज के समय जब से ऐप बेस्ड चीजें ज्यादा हुई हैं, कोई भी चीजें अगर आपने ये भी देखा होगा स्टार्टअप्स में, आपने लेटेस्ट स्टार्टअप देख लें, कोई भी देख लें, वो ऐप बेस्ड ही स्टार्टअप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं आज के इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो। क्योंकि ऐप में चीजें जो होती हैं निकालनी बहुत ईज़ी होती हैं, और साथ में इसमें जो ट्रैफ़िक होता है, वॉल्यूम होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें ये पता चला कि गिग इकोनॉमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, पहले मेरी सिंपल सी लैंग्वेज में समझना, जहाँ पर अस्थायी चीज़ें होती हैं। अस्थायी पद होते हैं, स्थायी नहीं होते। तो क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है कि गिग इकोनॉमी के अंदर स्थायी पद मतलब होते हैं? नहीं, अस्थायी पद होते हैं। और इसमें एक तरह से जो जो श्रमिक होते हैं, वो एक तरह से स्वतंत्र होते हैं। मन करेगा काम करेंगे, मन करेगा तो काम नहीं करेंगे। इसी को हम जो है गिग इकोनॉमी के नाम पे हम जो है जानते हैं। तो इसमें गिग वर्कर एक एक व्यक्ति जो काम करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेता है, और पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के बाहर ऐसी गतिविधियों से आय अर्जित करता है। यहाँ पर लेबर लॉबी जो है काम नहीं करते, क्योंकि वह स्वतंत्र एज एक फ्रीलांस के तौर पर ही काम कर रहा है। अगर हम बात करें तो ठीक है, काम मिला तो काम किया, नहीं मिला तो इट्स ओके। इवन एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो गिग इकोनॉमी के अंदर अगर हम देखें तो करीब 15 मिलियन कर्मचारी काम कर रहे हैं, यानी 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ पीपल्स दे आर वर्किंग इन दिस फील्ड। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब 1.5 करोड़ के साथ अगर मोटा मोटा अगर हम चार भी डिपेंडेंट लगा लें, इंक्लूडेड हिज या फिर हर, तो भी ये आंकड़ा करीब 6 से 7 करोड़ के आसपास चला जाता है। और 6 से 7 करोड़ लोग, ये सच में एक बहुत बड़ा जो डाटा हमें जो है देखने को मिलता है। इसी के जैसे ये भी एक बोलते हैं कि इंडिया स्टिफिंग फेडरेशन की 2019 की रिपोर्ट भी आई थी। उन्होंने ये बोला कि अमेरिका, चीन, ब्राजील और जापान के बाद भारत जो है वो कहीं ना कहीं 5वें नंबर पे खड़ा है इस गिग इकोनॉमी में।
तो देख रहे हैं किस तरह से गिग इकोनॉमी एक तरह से सेक्टर की देखो, हमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। अगर एम्प्लॉयर के हिसाब से देखें तो अच्छी है, अगर एम्प्लॉय के हिसाब से देखें तो ये चीज़ बुरी भी है। क्योंकि इसमें सोशल सिक्योरिटी नहीं, आखिर क्यों? व्हाई द मोस्ट एस्पिरेंट्स मतलब इन इंडिया अगर बात करें एसएससी एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट क्यों गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं? ड्यू टू द जॉब सिक्योरिटी। यहाँ तो नहीं है ऐसा भाई, काम करोगे मिलेगा, तुम्हें एक्सीडेंट हो गया तुम्हारी जगह कोई और रिप्लेस कर देगा, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। तो ये भी एक कंसर्न का मुद्दा जो अगर देखें तो बना हुआ है। फिर इसके बाद अगर देखें इसके सेक्टर की क्षमता की बात करें तो करीब अनुमानित 56% नए रोजगार गिग इकोनॉमिक कंपनियों द्वारा ब्लू कॉलर या व्हाइट कॉलर, अब ध्यान समझना यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है अगर स्टेटमेंट निकालेगा तो, गिग इकोनॉमी से ब्लू कॉलर को ही दी जाती है, रॉन्ग। इसमें व्हाइट कॉलर जॉब भी होती है। ब्लू कॉलर जो लेबर क्लास की जॉब होती है, जो टेक्निकल जॉब होती है, छोटी मतलब जिसको हम बोल सकते हैं ग्रुप सी या ग्रुप डी के हिसाब से बोल सकते हैं, उनको ब्लू कॉलर कहते हैं। व्हाइट कॉलर में जैसे हम बात करें तो ग्रुप ए ग्रुप बी के हिसाब से देखें, जो सुपरवाइजर हो गया, मैनेजर हो गया, इस टाइप की जो व्हाइट कॉलर जॉब होती हैं जो ऑफिस में बैठे करी जाती हैं, ये बेसिक कारखाना में जो है अगर बात करें तो करी जाती हैं, तो उससे ज्यादा उत्पन्न होती है। हमें ये भी पता चलता है कि 90 मिल अगर भारत की इकोनॉमी देखें, गिग इकोनॉमी भारत में गैर कृषि क्षेत्रों में करीब 90 मिलियन नौकरियां उपलब्ध करा सकती है। 90 मिलियन मतलब 9 करोड़ एम्प्लॉई मतलब कि जनरेट एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट कर सकती है, जिसका अगर हम लॉन्ग टर्म में इफेक्ट देखें तो सकल घरेलू उत्पाद में 1.25% की एक तरह से वृद्धि होने की भी कुल मिलाकर जो है संभावना है। जैसा कि भारत में 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने घोषित लक्ष्य की ओर बढ़ भी रहा है, और आय और बेरोजगारी के अंतर को कम करने के लिए गिग इकोनॉमी की काफी अच्छी एक भूमिका भी रही है, और हम ये भी सोचते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से गिग इकोनॉमी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल हमारे लिए जो है इम्पैक्ट डाल सकती है। तो हमने इस पीपीटी के अंदर गिग इकोनॉमी के डिटेल को समझा कि गिग इकोनॉमी क्या है, इसकी डेफिनेशन को समझा, इससे कंसेप्ट ओवरव्यू को समझा, और इसकी पोटेंशियल स्ट्रेटेजी को अगर हम बात करें तो हमने इस चीज को भी जो है समझा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो टॉपिक है वो है नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। पहले हम समझेंगे इस टॉपिक को कि क्यों ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से एग्रीकल्चर की बुरी हालत अभी इंडिया के अंदर आज के समय चल रही है, आज के समय ना एक युवा जो होता है ना, जो वो और जिसके मतलब माता पिता होते हैं, वो कभी अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहते। वो चाहते हैं या डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या फिर आईएएस बने, या कुछ और बने, लेकिन किसान ना बने, राइट। क्यों? रीजन ये है कि एग्रीकल्चर की हीनता। हालाँकि हमें इससे सोसाइटी के अंदर इसको आगे लेके आना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि लोग क्या है, किसान भी क्या है, मजबूर है वो भी, क्यों केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। जिससे वो पानी बहकर नदियों के साथ कनेक्ट होता है, क फिर उससे फिर समुद्र में जाता है, फिर चीज़ें पूरी की पूरी जो चीज़ें होती हैं, वो दूषित हो जाती हैं। तो जिसके अंदर गवर्नमेंट एक आगे लेके आए कि नेचुरल फार्मिंग हमें करनी चाहिए। नेचुरल फार्मिंग का कंसर्न सबसे बड़ा यही है कि यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है, ध्यान से समझना, में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो उसकी जो अगर बात करें, जो अगर हम 1 हेक्टेयर में देखें जो उसकी उत्पादक क्षमता है, वो कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स हम फर्टिलाइजर्स का जो रासायनिक पदार्थ का तो यूज़ कर ही नहीं, जो हम रासायनिक जो होते हैं केमिकल्स, उसको हम तो यूज़ ही नहीं करते। तो जिसके अंदर ये मैं मान सकता हूँ, और ये बात प्रूफ भी है कि ध्यान रखिएगा इसकी उत्पादकता कम होती है। कभी अगर यूपीएससी कोटेशन में डाल दे कि नेचुरल फार्मिंग की जो है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ध्यान रखिएगा एज़ पर द, अगर क्योंकि आपने देखा होगा कि आज के समय कुछ ऐसे भी ब्रांड आ गए हैं जो ऑर्गेनिक, जिनके ऊपर एक लिखा रहता है, जैसे शुगर, आप जैसे कि अगर मान लो कुछ और चीज़ें दाल लें या कुछ लें, तो उसके ऊपर ऑर्गेनिक होता है, उसके रेट भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। मैं एक ऐसे छोटे-मोटे मतलब हमारे यहाँ रिलायंस मॉल है छोटा-सा, तो हम वहाँ गए थे तो हमने देखा यार, हम बेसिकली 1 किलो जो अगर चने की दाल होती है वो ₹80 किलो आ जाती है, 80 75 से ₹80 की आती है। लेकिन वही मैंने ऑर्गेनिक देखी तो वो करीब ₹250 के आस-पास थी। देख रहे हैं रेट में करीब 3 गुना फ़र्क है। भई अब जो बड़े लोग हैं, जो मोटे पैसे वाले लोग हैं, वही वो तो ऑर्गेनिक ही खाएँगे, हाँ, अभी नेचुरल खानी है। तो उस कंडीशन के अंदर नेचुरल फार्मिंग आज के समय इम्पोर्टेंट होती है, ताकि हम रासायनिक पदार्थों का उपयोग जो है कम से कम करें। मैंने इस टॉपिक को ऐसे समझा है कि जो अगर कोई बच्चा जिसको कुछ नहीं पता वो भी इस चीज को समझ सके। तो नेचुरल फार्मिंग का बस यही एक कंसेप्ट है कि आप ये बात ध्यान रखना कि इसके अंदर रसायन मुक्त कृषि को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही साथ पशुधन आधारित जो लाइव स्टॉक्स होते हैं उनको भी मतलब कि बढ़ाने की जो कोशिश यहाँ पर करी जाती है, ठीक है, ताकि जो किसी भी चीज का वो जैविक विविधता के लिए इष्टतम उपयोग, मतलब कि एक तरह से फसलों और पेड़ों और पशुधन को एकत्रित करती है, जिसमें मतलब कि कार्यात्मक जैव विविधता को जो है प्रोत्साहन जो है कुल मिलाकर मिला जा सके। इसमें एक बात आपने ये याद रखनी है कि यह मिट्टी की उर्वरता, ठीक है, और
पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बढ़ाने तथा ग्रीन हाउस गैस को कम करने में या न्यून करने जैसे कई अन्य लाभ प्रदान करते हैं किसानों की आय में बढ़ाने में। यानी कि अब देखो यार, जब केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालोगे तो ऑफ कोर्स उसमें ग्रीन हाउस गैस जो जिसको हम जीएचजी कहते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। आपको पता होगा कि इससे CO2 मतलब बढ़ता है और हमारे पर्यावरण में जो है गर्म गैस मतलब बनती है, तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती है। तो उसमें भी फायदा होता है। यानी कि हमें एक बात यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिले। एक तो मिट्टी की उर्वरकता पर्यावरण स्वास्थ्य को बढ़ाने यानी मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखती है और ग्रीन हाउस गैस को भी जो है कुल मिलाकर कम करती है। इसका जो पहला वर्ड जो प्रतिपादन किया गया तो वो कहना कि जापानी एक किसान थे, ठीक है, उनका नाम जो अगर बात करें तो मासा नोबू, ठीक है, फुकू ओका, ठीक है, 1975 में अपनी पुस्तक द वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन में जो है किया था। और ये बात ध्यान रखिए कि भारत में परंपरागत जो कृषि है विकास योजना के तहत प्राकृतिक खेती को भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम के रूप में भी कुल मिलाकर जो है बढ़ावा यहाँ पे जो है दिया जाता है। और साथ में ये भी ध्यान रखना कि जो परंपरागत कृषि विकास योजना है और जो हमारी कृषि पद्धति कार्यक्रम है, कृषि पद्धति जो हमारा कार्यक्रम है इसमें ध्यान रखिएगा, योजना का उद्देश्य जो होता है बाहर से खरीदे जाने वाले आदानों के आयात को कम कर कर स्वदेशी प्रथा को बढ़ाना है। यानी कि कुल मिलाकर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स काफी कॉस्टली होते हैं, सब्सिडाइज किया जाता है इनको, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट के बिल को कम किया जा सके और एक तरह से जो मतलब स्वदेशी टेक्निक है उसका जो है ज्यादा से ज्यादा जो है कुल मिलाकर जो है इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सके। तो जीरो बजट प्राकृतिक खेती के कुछ 5 पंचामित्र हैं। अगर बात करें जीवामृत, जिसमें मिट्टी में सूक्ष्म जीवों और केंचुओं की बढ़त को बढ़ावा देना, बीजामृत जिसमें फंगस और मिट्टी से होने वाली बीमारियों से नई जड़ों की रक्षा करना, आच्छादन जिसमें खरपतवार की वृद्धि को रोकने और नमी बनाए रखने के लिए पौधों को ढकना, और वापसा जिसमें सिंचाई की जरूरत कम करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना, और इंटरक्रॉपिंग जिसमें एक फसल के साथ दूसरी फसल को उगाना। ये सारी चीजें जो होती हैं वो बात करें तो जीरो बजट प्राकृतिक कृषि के अंदर हमें जो है देखने को मिलती हैं। फिर किसानों को कैसे होगा लाभ, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इनपुट लागत में कमी आएगी। ऑफ कोर्स जब वो नेचुरल फार्मिंग करेंगे और मतलब कि गोबर से ही अगर बात करें तो फर्टिलाइजर बनाएंगे नेचुरल कंपोस्ट करके, तो कहीं ना कहीं इनपुट लागत में एक तरह से कमी आएगी, मिट्टी की गुणवत्ता में एक तरह से सुधार होगा, टिकाऊ उत्पादकता सुनिश्चित भी होगी और कहीं ना कहीं कृषि को आत्मनिर्भर भी बनाने का जो है कुल मिलाकर जो है प्रयास भी जो है किया जाएगा। तो यही इस टॉपिक के अंदर हमने जो है समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है वही है, ये है कि देखिए भारत जो है शीर्ष जो है रिमिटेंस में प्राप्तकर्ता के तौर पे देखने को। प्रशिक्षण माने होता है मतलब रिमिटेंस, यानी कि मतलब कि जैसे आप हैं, अगर मान लीजिए आप जैसे यूरोप जाते हैं, वहां से फिर आप जो है ट्रांसफर्स करते हैं अपने फंड्स को अपने परिवार और फैमिली को, जो पैसा आप भेजते हैं तो उसको रिमिटेंस के तौर पे समझते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि ये यूपीएससी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, हो सकता है यूपीएससी यहाँ से आपको रैंकिंग के हिसाब से दे दे कि आपको कोई कोटेशन डाल के दे दे कि भाई चाइना नंबर 1 पे है या भारत नंबर 2 पे है, कुछ इस तरह से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे। वहां से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, या फिर कुछ एक एक्सपेक्टेड नंबर या फिगर या डेटा के थ्रू आपको पजल करने की कोशिश कर सकता है। तो जिसके कारण ये टॉपिक मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा इंपॉर्टेंट हमें जो है देखने को मिलता है। तो इसी चीज को अब हम थोड़ा डिफरेंट वे में समझेंगे कि खबरों में क्यों हुआ। क्योंकि देखो रिसेंटली ये हुआ कि भाई इसकी जो है 2021 की रिपोर्ट आई, उसमें ये पता चला कि 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है भारत को प्राप्त हुए। भाई 87 बिलियन डॉलर यानी कि 1 बिलियन डॉलर में आप मोटा मोटा अगर आज की करेंसी को लें तो करीब 80 रुपए का एक डॉलर है अप्रॉक्स, आसपास प्लस माइनस 1 और 2 हो सकता है। तो आप ये मान के चलें 1 बिलियन डॉलर में करीब 8,000 रुपए होते हैं, 8,000 करोड़ रुपए होते हैं। तो 87 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ आपको काफी कुछ मतलब अमाउंट, काफी बड़ा अमाउंट आपको जो है देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या ढूंढना है, हमें देखो ये चीजें नहीं पढ़नी रिपोर्ट में, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए दे रखा है। आप जब नोट्स बनाएंगे तो इसमें ये देखें टॉप 3 कौन है, क्योंकि जब तक टॉप 3 को आप नहीं समझेंगे जब तक चीजें जो है दिक्कत होंगी। तो जब आप नोट्स बनाते चलें तो मैं आपसे हमेशा से यही कहता हूँ कि साइमल्टेनियसली छोटे छोटे एक स्मॉल मतलब कि क्विक टाइप के नोट्स बनाते चलें, ताकि आपका करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा और आपके नोट्स भी जो है अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो इसमें परिणाम ये है कि भाई इस रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला कि विश्व स्तर पर प्रत्येक 8 में से
लगभग एक व्यक्ति प्रवासी है। प्रवासी का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मान के चलो अगर 8 अरब जनसंख्या है अगर हमारे देश मतलब पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें से ये मान के चलो 1 अरब लोग तो प्रवासी हैं। यानी कि वो चाहे वो इंटर स्टेट हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, या फिर वो आप नेशनल लेवल पे हो या फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक डिस्ट्रिक्ट से कोई दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी जाके सेटल मतलब काम कर रहा है, तो वो भी एक तो प्रवासी तो हुआ ना। आखिर वो अपना अगर बात करें तो गाँव खेत खलियान छोड़ के जा रहा है। तो उसी कंडीशन में ये पता चलता है, एक रिपोर्ट में ये पता चला कि 8 में से 1 बंदा जो है प्रवासी जो हमें देखने को मिल रहा है। तो 1990 से लेके 2020 तक अगर हम थोड़ा-सा एनालिसिस करें, यानी डेटा को अगर हम थोड़ा-सा देखें, तो हमें ये देखने को मिलता है, अगर हम बात करें 30 साल के डेटा को थोड़ा-सा एनालिसिस करें रिमिट यानी प्रवासियों के ऊपर, तो आपको ये समझ आने की कोशिश आपको जो देखने को मिलेगी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों में जो संख्या जो है कुल मिलाकर बड़ी है। यानी कि आप ये मान के चलें कि 28 करोड़ लोग आस-पास जो हैं, अगर इंटरनेशनल देखें तो इतने हमें प्रवासी देखने को मिले, जिसमें लगभग 48% जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी जो हैं, उसमें महिलाएँ हैं और लगभग 36 मिलियन बच्चे हैं। यानी कि आप ये मान के चलो कि अगर 28 करोड़ का 48% अगर निकालेंगे तो मोटा-मोटा आप ये मान के चलो कि करीब 14 या फिर आप बोल सकते हो 13.4% या फिर 13 पॉइंट मतलब 13 या फिर साढ़े 13 करोड़ के आसपास, तो उसमें सिर्फ महिलाएं हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है दोस्तों, मैन के साथ साथ महिलाएं भी जाती हैं जो काफी अच्छी अच्छी जगह पोस्टों पे काम करती हैं, चाहे लो पोस्ट हो चाहे हायर पोस्ट हो, हर जगह जो है काम करती हैं। इसी के जैसे वर्ष 2020 में भी ये पता चला कि यूरोप और अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या जो है मौजूद है। यानी कि यूरोप के अंदर और साथ में यूएसए के अंदर अगर बात करें, तो हम कह सकते हैं यानी उत्तरी अमेरिका जिसके अंदर कनाडा भी आ गया और जिसमें आपका यूएसए भी आ गया उत्तरी अमेरिका के अंदर, उस मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद जो है उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया जिसको हम क्या नाम है गल्फ के नाम से जो है कहते हैं, उसमें जो है काफ़ी बड़ा स्थान जो हमें देखने को मिलता है। और 2021 की पहली छमाही में हमें ये पता चलता है कि शरणार्थियों में आधे में से अधिक 5 देशों में से थे। यानी कि ये शरणार्थी मतलब बेसिकली अगर बात करें सबसे ज़्यादा लोग यहाँ से आपको अगर देखें पहले छमाही के नतीजे देखें, तो हमें ये पता चलता है कि मध्य अफ्रीका गणराज्य, दक्षिणी सुदान, सीरियाई अरब गणराज्य, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, यहाँ से आपको ज़रूरी नहीं कि ये लोग यूरोप और अमेरिका पहुँच गए हों, नहीं, ये किसी और कंट्री में लाइक यूएई में गए हों, बहरीन में चले गए हों, कतर में चले गए हों, गल्फ कंट्रीज़ जो होती हैं, या फिर आप बात करें तो आप बोल सकते हैं ईस्टर्न अफ्रीका जिसके अंदर इजिप्ट हो गया और आपका मोरक्को हो गया, ये सब कंट्री के अंदर जो है, यहाँ पे भी अगर देखें तो इन 5 कंट्रियों से सबसे ज़्यादा जो है पलायन जो हमें देखने को मिला है। फिर प्रशिक्षण में देखें तो वर्ष 2021 में शीर्ष 5 मतलब कि अगर देखें प्राप्तकर्ताओं के अंदर देखें तो जिसके अंदर पहले पे था टॉप पे था भारत, जिसने करीब 4.8% की वृद्धि करी। वहीं पर सेकंड नंबर पे चीन। अब देखो 83 और 53 तो काफी बड़ा एक गैप देखने को मिलता है, इसलिए इंडियन कम्युनिटी हमेशा से जो है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हमेशा से अगर बात करें तो काफी ज्यादा रही है। वहीं मेक्सिको देखें तो 53 है, फिलीपींस देखें 36 है, मिस्र देखें तो यहाँ के कुछ ये टॉप आप 5 या फिर टॉप 3 को आप जो है कस्टमाइज करके अपने हिसाब से जो है देख सकते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक ये निकल के आता है कि भारत में गन्ना और चीनी उद्योग हेतु एफआरपी। देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखो इसमें कुछ 3-4 चीजें आ रही हैं। एक तो गन्ना, पहले हम गन्ने को समझेंगे, फिर दूसरा चीनी उद्योग को थोड़ा सा हल्का फुल्का देख लेंगे, एफआरपी क्या होता है, एमएसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, ठीक है। तो कुछ आर्थिक कम्युनिटी होती है उनके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक है और यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ भी रखा है एफआरपी के ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सट्रीमली हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें देखने को मिलता है। अभी हुआ क्या, आप ये मान के चलें सुर्खियों में, देखो ये चीज नोट करने की नहीं है, ये सिर्फ कंटेस्ट निकालने का होता है तरीका कि भाई ये टॉपिक हम क्यों ले रहे हैं। अभी हुआ ये था कि आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसने क्या बोला कि चीनी मौसम 2022 और 23 में जब अक्टूबर सितंबर के जब मतलब कि समय होता है कटाई गन्ने का, के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य जिसको हम एफआरपी कहते हैं, उचित और लाभकारी मूल्य में 15 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करी। एक क्विंटल में ध्यान रखिएगा, एक क्विंटल में 100 केजीज होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा मोटा मोटा ये मान के चलो कि 15 पैसे पर किलो को मतलब की बढ़ोतरी करी है। उनको ये लगा कि इनपुट लागत और कॉस्ट लागत जो है बढ़ रही, तो जिसके कारण इन्होंने इसकी जो है
कुल मिलाकर जो है बढ़त करी है। ठीक है? तो पहले हम ये समझेंगे कि गन्ने की खेती क्या होती है, क्योंकि देखिए है, देखा जाए तो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी ओरिएंटेड है, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं इकोनॉमिक टॉपिक भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। तो देखो तापमान क्या चाहिए, वही उष्ण आर्द्र जलवायु के साथ 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच इसका जो है कुल मिला के होना चाहिए। वर्षा देखें तो वही 75 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, हालांकि इसको इससे भी कम में मतलब कि ड्यू टू द अगर बात करें नहर सिंचाई व्यवस्था के थ्रू इसको जो है उगाया जा सकता है। मिट्टी का जो प्रकार है अगर देखें तो गहरी समृद्ध दोमट मिट्टी जो है इसके लिए सबसे ज्यादा चाहिए होती है। और शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य में देखें तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, ये तीन राष्ट्र हमें जो देखने होते हैं, यानी कि पहले पे अब जो है महाराष्ट्र है, दूसरे पे यूपी है और तीसरे पे जो कर्नाटक है। आपने नोटिस किया कर्नाटक साउथ में है, लेकिन ये भी जो है गन्ना उत्पाद कर रहा है। फिर इसे बुलई दोमट से लेकर चिकनी दोमट मिट्टी तक सभी प्रकार की मिट्टियों में जो है हालांकि इसको उगाया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड आपको ये मिलेगा दोस्तों कि इसके लिए एक अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की जो है एक तरह से आवश्यकता जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इसमें जो है बुआई से लेकर कटाई तक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। और ये चीनी, गुड़, खंडसारी और राब का भी एक तरह से मुख्य स्रोत जो ये इसके जो इस बाय प्रोडक्ट जो निकलते हैं, जिसमें चीनी मतलब मिल में जाके चीनी, और अगर लोग मैन मेड बनाते हैं तो गुड़। हालांकि अगर आप जब चाय पिए तो ध्यान रखिएगा गुड़ ही डाला करें, जैसे कि मैं अगर चाय पीता हूँ तो मैं उसके अंदर प्रेफर करता हूँ गुड़, हालांकि जब गुड़ खत्म होता है तो फिर चीनी डालनी पड़ जाती है, क्योंकि गुड़ से दोस्तों ये रहता है कि आपको ही मतलब फैट में कन्वर्ट नहीं होता है। तो और फिर आपकी खंडसारी और राब, ये भी इसके जो है प्रोडक्ट्स हमें जो देखने को मिलते हैं। फिर जो चीनी उद्योग को समर्थन देने हेतु सरकार की दो पहले भी जो चल रही हैं, जिसमें चीनी उपक्रम को वित्तीय सहायता देने के लिए की योजना, जिसको हम SEFA, ठीक है, सीफैसु, और या फिर जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, जिसमें आपने देखा होगा 15% तक जो है इथेनॉल मिलाया जा सकता है। तो उसकी गन्ना उत्पाद योजना भी जो है कुल मिलाकर जो है यहाँ पर चल रही है। तो हमने अभी तक गन्ने के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले ली कि बेसिक नॉलेज क्या होता है। अब थोड़ा आगे समझते हैं कि गन्ने का जो मूल्य निर्धारण देखो कैसे होता है। ध्यान रखिएगा गन्ने का जो मूल्य निर्धारण होता है दोस्तों, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी होता है और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी इसका जो है किया जाता है। देखो यूजुअली क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक मूल्य निकाल देती है, मैं बताऊंगा किसके थ्रू निकलता है, पहले समझो। फिर जो मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लो कोई भी एक मान लो 10 रुपए किलो रख दिया, मान लो हम एग्जाम्पल रखते हैं, तो जो स्टेट गवर्नमेंट होंगी सारी की सारी वो 10 रुपए से ऊंचा ही FRP जो है प्राइस जो है रखती है। मैंने जैसे सिंपल से एक कंसेप्ट के हिसाब से आपको बताया। लेकिन केंद्र सरकार जो करती है वो करती है उचित और लाभकारी मूल्य, FRP जिसको हम कहते हैं। लेकिन ये जो मूल्य होता है ये कहीं ना कहीं CACP के द्वारा निकाला जाता है। देखो केंद्र सरकार जो होती है FRP की घोषणा करती है, जो कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसको हम CACP के नाम से जो है समझते हैं, की सिफारिश पर निर्धारित होती है तथा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा जो है घोषित किया जाता है। देखो इस निकालता तो देखा जाए तो CACP, लेकिन इसकी जो घोषणा करता है वो कहीं ना कहीं CCEA मतलब की द्वारा जो है इसको घोषित जो है किया जाता है। तो यहाँ पे देखो ट्विस्ट है, कभी कभी हो सकता है यूपीएससी आपको बोल दे कि नहीं इसकी घोषणा जो है लाइक CACP करता हो, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हालांकि इसका जो मूल्य निकाल रहा है, जो लाभकारी मूल्य, वो CACPC निकालता है, लेकिन जो इसकी घोषणा जो करता है वो कहीं ना कहीं हमारा CCEA करता है। ठीक है। और FRP जो है गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर बनी रंगराजन जो समिति की रिपोर्ट पर एक तरह से इसको अधिक मतलब आधारित हमेशा से जो है होती है, जो उन्होंने तरीके समझाए। राज्य सरकार जो होती है वो निकालती है राज्य परामर्श मूल्य, जिसको हम SAP के नाम से समझते हैं। प्रमुख गन्ना उत्पाद राज्यों की सरकारों द्वारा SAP की घोषणा भी की जाती है। और SAP जो होता है आमतौर पर FRP से अधिक होता है, यानी कि SAP इज ग्रेटर देन ऑलवेज FRP। तो ये एक स्टेटमेंट आपको कंक्लूजन के तौर पे आपको जो है कुल मिलाकर आपको जो है देखने को मिलेगी। समझ आया? यानी कि देखो गन्ने का जो मूल्य निर्धारण होता है आपको पता चल गया, FRP निकाला जाता है। FRP जो निकालता है वो जिसको मूल्यांकन करता है वो CACP करता है। फिर उसके बाद जो घोषणा करता है वो कहीं ना कहीं CCEA करता है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, जिसके अंदर आपने ये देखा होगा कि जो आपका SAP है वो ग्रेटर देन FRP होता है। तो जब ऐसे आप कीवर्ड्स में नोट्स बनाओगे तो कुछ आपका ऐसा जो है बन जाएगा। और ध्यान रखिएगा CACC का जो होता है, जो मतलब की अध्यक्षता होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री ही जो है कुल मिलाकर हमें जो है देखने को मिलते हैं।
अब यहाँ पे ये समझते हैं कि CACP क्या है। देखो अभी तक हमने ये समझा, अब इसको सब थोड़ा और ज्यादा डिटेल के अंदर समझते हैं, क्योंकि हो सकता है दोस्तों कि यहां से यूपीएससी जो है क्वेश्चन आपको बना सकता है। तो कृषि लागत एंड मूल्य आयोग, जिसको हम कहते हैं सीए, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय ही देखने को मिलता है, यानी कि कहीं ना कहीं एक कृषि मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। उसकी स्थापना अगर बात करें 1965 में करी गई थी। इस आयोग में एक अध्यक्ष, सदस्य सचिव, एक सदस्य जो सरकारी होता है, दो सदस्य जो गैर सरकारी भी जो इसमें इस आयोग के अंदर, अगर हम आयोग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर टॉप पे रहेगा ये अध्यक्ष रहेगा, एक सदस्य सचिव रहेगा, बेसिकली आईएएस ऑफिसर होता है, एक सदस्य सरकारी रहेगा और दो जो होंगे इसमें अगर बात करें तो गैर सरकारी जो सदस्य जो शामिल होते हैं। जो गैर सरकारी सदस्य जो होते हैं वो कृषि समुदाय के एक तरह से प्रतिनिधि के तौर पे देखने को मिलते हैं और आमतौर पर कृषि समुदाय के साथ एक सक्रिय संबंध भी जो है रखते हैं। और CACP जो होता है वो प्रति वर्ष बात करें तो मूल्य नीति रिपोर्ट के रूप में सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है। इसके तहत CACP द्वारा 5 समूह, जिसको खरीफ की फसलें, रबी की फसल, गन्ना, कच्चा जूट और कोपरा के लिए अलग अलग रिपोर्ट जो है कुल मिलाकर प्रस्तुत करता है। तो ये काफी ज्यादा डिटेल के अंदर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि CACP जो होता है वो प्रति वर्ष मूल्य नीति जो रिपोर्ट के रूप में सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है, जिसके तहत 5 समूह, जिसमें खरीफ की फसल, रबी की फसल, गन्ना, कच्चा जूट और कोपरा के लिए अलग अलग जो है रिपोर्ट जो है कुल मिलाकर जो है प्रस्तुत करता है। तो भारत में गन्ने क्षेत्र की अगर देखें, सबसे बड़ा उत्पाद के तौर पे देखें तो कहीं ना कहीं भारत में, विश्व में, जो भारत है वो विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा एक तरह से उत्पादक हमें देखने को मिलता है। और भारत ने चालू चीनी सीजन में करीब ब्राजील को पीछे कुल मिलाकर जो है छोड़ दिया गया है। और न्यूनतम मूल्य जो होता है गन्ने की गारंटी बिक्री और चीनी की सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली सहित उत्पादन को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों ने भारत का सबसे बड़ा उत्पादक बनने में जो है सहायता जो है यहाँ पे कुल मिलाकर करी है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है निर्यातक भी देखने, देखो उत्पादक में नंबर 1 है, निर्यातक में नंबर 2 है। ब्राजील के बाद भारत चीनी का दूसरा बड़ा जो है एक तरह से निर्यात करता है, यानी कि अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट जो है भारत जो है कुल मिलाकर करता है। और देखिए जब निर्यात करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इसमें आप ऐसा मान के चलेगा कि घरेलू खपत से जो है मान के चलेगी राजकोषीय घाटे में कुल मिलाकर जो है कम करने में भी सहायता मिलती है। क्योंकि देखो जब एक्सपोर्ट करेंगे दोस्तों तो हमें डॉलर मिलते हैं, तो जब डॉलर मिलेंगे तो डेफिनेटली हमारा राजकोषीय जो घाटा होगा वो कहीं ना कहीं कम होने के कगार पे होगा। अब एक MCQ करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP मूल्य नीति रिपोर्ट के रूप में कृषि वस्तुओं के MSP के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। CACP एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन कृषि मूल्य आयोग अधिनियम 1962 के तहत जो है किया गया। वर्तमान में MSP किसी भी हद तक गन्ने को छोड़कर किसी भी कानूनी सहायता से रहित है। किसी भी फसल के लिए मूल्य नीति रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले CACP उत्पादन की लागत के साथ साथ उस उत्पादन को उपभोक्ताओं को मांग और पूर्ति की MSP के निहितार्थ का भी जो विश्लेषण करता है। तो इसमें कौन सा कथन जो है गलत है, आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो गलत जो है आपको जो है कुल मिलाकर जो है साबित करना है। सोचिए। चलिए मैं आंसर रिवील करता हूँ, तो आप पोस्ट कर लीजिएगा। इसका आंसर केवल 1 है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें से जो पहली स्टेटमेंट है वो जो है कुल मिलाकर जो है अगर हम बात करें तो गलत है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो इसको आप अच्छे से जो है यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।